हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जैसे स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भाई एक ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हमने सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, इकोनॉमिक हो गया आपका, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, सभी से क्वेश्चंस को रखा है और करंट अफेयर से भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। तो काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम की डेली प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और भाई आज का जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है 50+ क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर की बात करें तो भाई 28 नंबर का प्रैक्टिस सेट आज रहने वाला है, ठीक है। इससे पहले हम 27 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिनमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है, कवर कर चुके हैं सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखी तो भाई चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए निर्देश या रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज आप नोट डाउन करते चलिएगा क्वेश्चंस को। तो भाई बात करें भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए निर्देश या फिर रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए निर्देश या फिर रीट जारी करने का अधिकार देता है। तो भाई इसमें क्या है, कुल 5 प्रकार की रीट जारी की जाती हैं, ठीक है। 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है इसके तहत, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है, ठीक है। तो भाई ये सर्वोच्च न्यायालय की बात थी, और उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय आर्टिकल 226, ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 की, तो भाई अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा गया है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो भाई ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है? तो भाई भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भाई ये सभी पॉइंट प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई सभी क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आज हम कवर करने वाले हैं, तो प्लीज आप लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? तो भाई इनमें से कौन सा जनजातीय नृत्य जो है त्रिपुरा में मोग समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संगरई, ठीक है। संगरई नृत्य जो है यह त्रिपुरा के मोग समुदाय द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक हैं, वह कौन है? तो भाई बात करें माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो हैं यह क्या है? प्रसिद्ध सितार वादक, वह कौन है? तो भाई बात करें जाकिर हुसैन, ठीक है। जाकिर हुसैन क्या है? जाकिर हुसैन है तबला वादक। क्या है भाई? तबला वादक। तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तबला वादक हो गई जाकिर हुसैन। बात करें हरिप्रसाद चौरसिया की, तो भाई हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? बांसुरी वादक, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये इसमें, ठीक है। वाद्य यंत्रों में बांसुरी वादक हो जाएगा आपका हरिप्रसाद चौरसिया। और अगर हम बात करें रविशंकर की, ठीक है, तो रविशंकर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रविशंकर की पुस्तक है माई म्यूजिक माई लाइफ, जो कि संबंधित है सितार वादक से, ठीक है। और अगर बात करें तो रविशंकर को भारत रत्न भी मिला है इसके लिए 1999 में, ठीक है। 1999 में इनको क्या मिला है? भारत रत्न दिया गया है रविशंकर को। तो ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देश की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रारंभ कहाँ लागू की जाएगी? तो भाई हाल ही में देश की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रारंभ की गई है, या कहाँ पर लागू की जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, गुजरात, ठीक है। गुजरात में इसको लागू किया जाएगा। और देख लेते हैं कि यह क्या है, किस टाइप से ये काम करती है, ठीक है। तो इस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सहायक संस्था भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने गुजरात के शुल्क प्लाजा में नेशनल हाईवे 48 पर देश की पहली व्यापक मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रारंभ प्रणाली लागू करने हेतु ICICI बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
ठीक है, बात करें यह एक बैरियर फ्री, रुकावट रहित और रेडियो आधारित फास्टैग प्लस ANPR तकनीकों पर आधारित आधुनिक टोलिंग सिस्टम है, जिससे गाड़ियों को टोल बूथ पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी और यात्रा को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली बार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक गतिविधियों को आरक्षित करने का कारण बना? इनमें से भारत में पहली बार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक गतिविधि को आरक्षित करने वाला कारण बना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा औद्योगिक नीति संकल्प 1956। ठीक है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 क्या है? यह है भारत में पहली बार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक गतिविधियों को आरक्षित करने का कारण बना है। और बात कर लेते हैं पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो भाई पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा? तो भाई बात करें भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा? तो भाई ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 11। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। वैसे क्या है क्वेश्चन के कानून के समक्ष समानता की जो बात की गई है, तो अनुच्छेद 11 इससे संबंधित है। ऑप्शन सी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित उपाय में से किस उपाय को समाज में कुल मौद्रिक संसाधनों के रूप में जाना जाता है? तो भाई मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित उपायों में से किस उपाय को समाज के कुल मौद्रिक संसाधनों के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, M3। ठीक है, M3 को क्या है? समाज के कुल मौद्रिक संसाधनों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नैनो बनाना AI फोटो एडिटिंग टूल किसने लॉन्च किया है? तो भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में नैनो बनाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोटो एडिटिंग टूल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो भाई कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। गूगल ने जेमिनी ऐप में एक नया AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। ठीक है, बात कर लेते हैं गूगल डीप माइंड द्वारा निर्मित इस मॉडल को शुरुआती पूर्व अवलोकन में ही दुनिया का शीर्ष छवि संपादन उपकरण रेटिंग मिली है। तो भाई जैसे कि आप किसी के भी साथ में अपनी फोटो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का ये मॉडल है और ये क्या है, इसको शीर्ष छवि संपादन के उपकरण की रेटिंग मिली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? तो भाई बात करें अपनी परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो है यह सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है जिस टाइम, तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? तो भाई उसकी स्थिति कहलाती है अपसोर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपसोर कहा जाता है ऐसी स्थिति को, और जो कि पॉसिबल होती है सबसे ज़्यादा 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को यह पॉसिबल होती है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होना, ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के सबसे नज़दीक होना क्या कहलाता है? तो भाई ये कहलाता है उपसोर। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं काफ़ी बार, तो भाई प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेरोजगारों का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार लोगों द्वारा बेहतर नौकरियों की तलाश में स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने का परिणाम है? तो भाई बात करें बेरोजगार का, इनमें से कौन सा प्रकार जो है लोगों द्वारा बेहतर नौकरियों की तलाश में, जैसे अगर मान लो भाई आपकी जॉब लग जाती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है, लेकिन आप क्या है, आप दिल्ली पुलिस SI के लिए अपनी इस जॉब को छोड़ देते हैं। ठीक है, बेहतर की तलाश में, मतलब जो आपके पास है उसको स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने का परिणाम क्या होता है? फिर संघर्षात्मक बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है ऐसी बेरोजगारी को? संघर्षात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से डैश के लिए कोयला भंडार खोजना हेतु की गई थी। तो भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रेलवे। ठीक है, रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने हेतु इसकी स्थापना 1851 में की गई है। किसकी? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना। तो भाई ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपने विशाल चाय बागानों के लिए जाना जाता है? तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इसको जानते भी होंगे आप लोग, ठीक है, कि भारतीय राज्य अपने विशाल चाय बागानों के लिए जाना जाता है। तो भाई असम, ठीक है, असम क्या है, चाय बागानों के लिए फेमस है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कॉफ़ी उत्पादन की, ठीक है, कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य की, तो भाई कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है आपका कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक राज्य जो है यह कॉफ़ी उत्पादन हो गया, चंदन की लकड़ी हो गया, ठीक है, इन दोनों चीज़ों में क्या है, फेमस स्टेट है। तो ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। LERMS प्रणाली के तहत विदेशी मुद्रा आय का कितना प्रतिशत आधिकारिक दर पर परिवर्तित किया जा सकता है? तो भाई इको से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। LERMS प्रणाली के तहत जो विदेशी मुद्रा आय का है कितना प्रतिशत आधिकारिक दर पर परिवर्तित किया जा सकता है? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 40% जो है आधिकारिक दर पर परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला बिल पारित किया है? तो भाई बात करें हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला बिल पारित किया है? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में क्या है, स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने का बिल पारित किया है। तो भाई कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे इसके बारे में। तेलंगाना विधानसभा ने हाल ही में पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025 और नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को समिति से पारित किया है, जिससे स्थानीय निकाय में पिछड़े वर्ग को 42% आरक्षण मिल सकेगा एवं 50% का आरक्षण सीमा प्रभावी रूप से हटाया जा सकेगा, ठीक है। तो भाई ये आप डिटेल को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मंत्री द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी? तो भाई देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि जो मंत्री द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह है उसे किसी भी न्यायालय में जांच नहीं कराया जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अनुच्छेद 163 के तहत क्या है, मंत्री द्वारा राज्यपाल को सलाह दी जाएगी, उसको किसी भी न्यायालय में जांच नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 161 की, तो भाई ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है, ठीक है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई अनुच्छेद 161 में। और बात करें राष्ट्रपति जी को, तो राष्ट्रपति जी को जो क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है वह की गई है आर्टिकल 72 में, ठीक है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है और आर्टिकल 161 में राज्यपाल को, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, ठीक है, अनुच्छेद 168 की अगर हम बात करें तो भाई राज्य विधानमंडल का गठन, ठीक है, राज्य विधानमंडल गठन की बात इसमें की गई है आर्टिकल 168 में, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 163। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नीति निजीकरण को बढ़ावा देती है? तो भाई इनमें से, तो भाई बात करें इनमें से कौन सा नीति निजीकरण को बढ़ावा देती है, तो भाई कौन सी नीति है जो किसको निजीकरण को बढ़ावा देती है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, विनिवेश और आउटसोर्सिंग दोनों ही जो है या क्या है निजीकरण को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन सी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाह्य ऋण के संदर्भ में ईसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई बात करें बाह्य ऋण के संदर्भ में ईसीबी की बात कर लेते हैं, तो ईसीबी का जो पूर्ण रूप है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वह कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था? तो भाई वह कौन सा तुर्की शासक था जिसने 1398 में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था? तो भाई वैसे तो सभी शासकों ने क्या है भारत पर लूट के इरादे से ही आक्रमण किया था, ठीक है, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो बाहर से जो भी शासक आते थे, ठीक है, जो भी आपके पुर्तगालीज हो गए या फिर जो भी मतलब यूरोपीय वगैरह जो भी थे क्या है भारत पर लूट के इरादे से ही मोस्टली आए थे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे तुर्की शासक की बात की गई तो यह 1398 में आया था, ठीक है। तो 1398 में कौन आया था? तैमूरलंग, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो आक्रमण किया था नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय में आक्रमण किया था, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा,
ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय में इन्होंने आक्रमण किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करी कुड़ी आर मणि भारत के विख्यात डैश वादक है। तो भाई करी कुड़ी आर मणि जो है यह भारत के क्या है, तो भाई भारत के मृदंग वादक हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, मृदंग वादक है जो क्या है करी कुड़ी आर मणि है। और अगर बात कर लेते हो तो भाई मृदंग से दो फेमस व्यक्ति हैं, इनका भी नाम आप नोट डाउन कीजिएगा, पालघाट मणि अय्यर। ठीक है, पहले आपके हो गए पालघाट मणि अय्यर। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर बात कर लेते हैं सेकंड, तो भाई सेकंड आपके हो जाएंगे यूके शिवरामन। ठीक है, यूके शिवरामन और पालघाट मणि अय्यर, और आपके हो गए करीकुड़ी आर मणि। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों ही नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो ये मृदंग वादक है तीनों ही, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीमंत शंकरदेव निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो भाई बात करें श्रीमंत शंकरदेव जो है इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो भाई ये सत्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और सत्रीय नृत्य शैली कहाँ की फेमस नृत्य शैली है, तो असम। ठीक है, असम का लोक नृत्य है सत्रिया, जो कि क्या है श्रीमंत शंकरदेव इसी से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय राज्य में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, जो कि 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो भाई किस भारतीय राज्य में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। और भाई बात करें नाम क्या है उसका, तो भाई अटल सुरंग। ठीक है, अटल सुरंग हो जाएगा, अटल सुरंग। और अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो भाई कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ठीक है, 9.02 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुल लंबाई हो जाएगी इसकी। और अगर हम बात करें कहाँ से कहाँ तक, तो भाई ये मनाली से लेह को जोड़ती है। ठीक है, मनाली से लेह को जोड़ती है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस प्रकार के मंदिर वास्तुकला के उदाहरण हैं। तो भाई बात करें एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो है यह रॉक कट, ठीक है, रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन 1867 में स्थापित एक सुधारवादी समाज प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। तो भाई इनमें से कौन है जो 1867 में स्थापित एक सुधारवादी समाज जो कि प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है, तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका ए बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है यह सुधारवादी समाज प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिशेन द्वारा अभिलेख किस भाषा में है। तो भाई इलाहाबाद के स्तंभ पर बात करें जो हरिशेन द्वारा अभिलेख है तो यह संस्कृत भाषा में है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया है इलाहाबाद स्तंभ पर हरिशेन द्वारा अभिलेख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सभी नागरिकों को सहकारी समिति का गठित करने का मौलिक अधिकार होगा। तो भाई सभी नागरिकों को सहकारी समिति गठित करने का अधिकार होगा, यह किस संवैधानिक संशोधन में प्रावधान किया गया है। तो भाई ये प्रावधान किया गया है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ठीक है, 2011 के अनुसार यह क्या किया गया है, सभी नागरिकों को इसमें सहकारी समिति गठित करने का एक मौलिक अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्लाह खां, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष और संदीप दास निम्न में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। तो भाई ये देख लीजिएगा, अल्लाह खां, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष और संदीप दास। तो भाई इनमें से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा तबला वादक। ठीक है, तो भाई प्लीज़ आप एक एक का नाम को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा है तो भाई प्लीज़ आप इनको नोट डाउन भी करते चलिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और डेली इसी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। तो भाई किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास अधिवेशन। ठीक है, मद्रास अधिवेशन में क्या है
मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था। और अगर बात करें साइमन कमीशन किस वर्ष लागू हुआ, तो भाई साइमन कमीशन लागू हुआ था 1927 में। और अगर बात करें साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, तो भाई भारत में आया था 1928 में। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब एक कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, उसके नाभिक में अत्यधिक विस्तारित और विस्तृत न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो भाई जब एक कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो उसके नाभिक में अत्यधिक विस्तारित और विस्तृत न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु होते हैं, इसे कहा जाता है क्रोमेटिन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1951 में M.K. गांधी के भारत लौटने के बाद निम्न में से किसने उन्हें देश और इसके लोगों को जानने के लिए भारत भर यात्रा करने की सलाह दी है? तो भाई पूरे भारत में यात्रा कर जो सलाह दी गई थी महात्मा गांधी को, तो किसके द्वारा दी गई थी? तो भाई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा था महात्मा गांधी जी को? उन्होंने कहा था कि अगर आपको भारत के लोगों को जानना है, इसकी संस्कृति को, इसके बारे में जानना है, इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये जो भी है, ठीक है, इन सभी को जानना है, तो आपको भारत भ्रमण पर जाना चाहिए। ठीक है, भारत की यात्रा करनी चाहिए। तो 1951 में इनको कहा गया था। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो भाई महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस वर्ष में तेलंगाना विधानसभा की स्थापना की गई? तो भाई जिस वर्ष राज्य की स्थापना की जाती है उसी वर्ष क्या है, विधानसभा की भी स्थापना कर दी जाती है उस राज्य के। तो तेलंगाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भाई तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 में। ठीक है, 2014 में हुई थी स्थापना। तो भाई 2014 में क्या तेलंगाना विधानसभा की स्थापना हुई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और किस राज्य से अलग करके तेलंगाना की स्थापना हुई थी? तो भाई तेलंगाना राज्य की जो स्थापना है आंध्र प्रदेश से अलग करके हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने देश का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जो है, इन्होंने देश का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो भाई नोएडा में किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश संविधान संशोधन अधिनियम 1998 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो भाई किस संविधान संशोधन के द्वारा 1998 के मतदान की आयु 1998 में मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो भाई 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। ऑप्शन डी हो जाएगा। और 61वां संविधान संशोधन 1989, ठीक है, 1989 में की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक निम्न में से कौन सा है? तो भाई गुप्त काल में जो कालिदास द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित एक नाटक है, तो वह कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक है जिसकी रचना की है कालिदास के द्वारा। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम उसका नाम हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस स्थान पर इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जिसे इंडिया हाउस का इंडिया लिबरेशन के नाम से जाना जाता है? तो भाई बात करें इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी जिसे इंडिया हाउस या फिर इंडिया लिबरेशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, लंदन में की गई थी। और किस वर्ष की गई थी? तो भाई 1905 में की गई इसकी स्थापना। ठीक है, 1905 में लंदन में स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भाई हाल ही में भारत ने जो 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, पहला स्थान हासिल किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो भाई देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। तो भाई बात करें हाल ही में भारत ने शिमकेंट कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल 99 पदक जीते हैं।
ठीक है। 99 पदक जीते हैं, जिनमें से 50 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीते गए हैं। और पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है भारत द्वारा। ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान मिला है कजाकिस्तान को, जिसने टोटल 70 पदक जीते हैं, जिसमें से 21 स्वर्ण पदक थे। वही बात करें, तीसरा स्थान मिला है चीन को, और चीन ने कुल 37 पदक जीते हैं, जिनमें से 15 पदक स्वर्ण पदक थे। ठीक है। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस में न्यायिक समीक्षा से और उन्मुक्ति है? तो भाई किस में न्यायिक समीक्षा की ओर से उन्मुक्ति दी गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है। 9वीं अनुसूची जो है इसमें न्यायिक समीक्षा की ओर से उन्मुक्ति दी गई है भारत के संविधान में, तो ऑप्शन बी आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दोस्ती नामक संयुक्त पहल की घोषणा किनके बीच हुई है? तो भाई दोस्ती नामक संयुक्त पहल की घोषणा जो हुई है यह की गई दिल्ली और ओस्लो के बीच। ठीक है। दिल्ली और ओस्लो के बीच की गई है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो भाई दिल्ली और ओस्लो ने मिलकर शहरी इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव नामक संयुक्त पहल की घोषणा की है। यह घोषणा तीसरे भारत स्वच्छ परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान की गई है। ठीक है। तो भाई ये पॉइंट भी आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? तो भाई इनमें से कौन सी जो है विशेषता या किससे ली गई है? अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत सरकार का अधिनियम 1935 जो है उससे ली गई है। तो भाई बात करें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बात करें आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, तो भाई इसको लिया गया है जर्मनी से। ठीक है। बात करें गणतंत्र की कल्पना, तो भाई गणतंत्र की कल्पना जो है इसको लिया गया है फ्रांस से। और बात करें भारतीय सरकार अधिनियम 1935, तो भाई संघीय योजना को लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है। तो भाई अब सभी को नोट डाउन कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो भाई किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। लक्षद्वीप जो है इसमें क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता दर है। आप पुरुषों की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें, तो भाई लक्षद्वीप जो है दोनों के ही लिए क्या है, टॉप पर है। और अगर हम बात कर लेते हैं तो लक्षद्वीप में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भाई 91%। ठीक है। 91.85%। ठीक है। जो कि क्या है लक्षद्वीप की कुल साक्षरता दर है। और अगर हम बात कर देते हैं राज्यों में, ठीक है, तो राज्यों में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है तो भाई वह है केरल राज्य की। ठीक है। केरल राज्य की। और महिलाओं और पुरुषों की भी बात करें तो केरल राज्य में ही सर्वाधिक साक्षरता दर, ठीक है, राज्यों में, और 94% इसकी साक्षरता दर है कुल। ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को डैश साधिकार द्वारा किया गया था। तो भाई इनमें से किसके द्वारा जो है मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को साधिकार दिया या फिर बनवाया? तो भाई ऑप्शन डी हो जाएगा शाहजहां। ठीक है। शाहजहां द्वारा इसको साधिकार कराया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय लेखांकन की किस पद्धति में उत्पादन केंद्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत करना शामिल है? तो भाई राष्ट्रीय आय लेखांकन की किस पद्धति में केंद्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत करना शामिल है? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्पादन उपागम। ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर, उत्पादन उपागम। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो भाई हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की जो घोषणा की गई है, तो यह की गई है हरियाणा राज्य के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर का कौन सा अंग पाचन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो भाई पाचन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी क्या है? आमाशय ग्रंथियां। ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो भाई ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पाचन का प्रारंभ जो होता है हमारे मुख से होता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध तलवारबाजी फेंसिंग से है? तो भाई तलवारबाजी का जो संबंध है इनमें से किस खिलाड़ी का
है। तो भाई बात करें नवजीत कौर ढिल्लों, ठीक है, नवजीत कौर ढिल्लों जो है यह किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है, ठीक है, हॉकी से संबंधित है। बात करें हिमा दास तो ये क्या थी, एक एथलीट थी, तो ये रनिंग से संबंधित है। बात करें पारुल चौधरी तो भाई ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी रनिंग से संबंधित है, ठीक है। और अगर हम बात करें सीए भवानी देवी तो भाई सीए भवानी देवी जो है यह किससे संबंधित है, तलवारबाजी से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है, तो भाई हाल ही में इस राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल स्पर्धा का खिताब जो जीता है यह किसके द्वारा जीता गया, तो भाई अनाहत सिंह, ठीक है, अनाहत सिंह ने इसमें जीत हासिल की है। और बात करें किसको हराया है, तो भाई आकांक्षा सालुंखे, ठीक है, आकांक्षा सालुंखे को हरा करके इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो भाई कोशिका के बारे में बात करें तो कौन सा कथन इनमें से सत्य है, तो भाई कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो भाई इसी टाइप से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास के नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।